हाय एवरीवन, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? रिवाइज करते चलिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको पढ़ना लेकिन खुद से पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आज की जो क्लास है आप सभी देख सकते हैं, थंबनेल में भी आपने देख लिया और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है कि हम यहाँ पे एसएसटी की क्लास करने चल रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस की क्लास, सामाजिक अध्ययन की क्लास, जो कि 50 नंबर का पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। ध्यान से सुनिएगा बातों को कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। आप सभी शालिनी क्लास के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो हम यहाँ पर आपको थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, इसकी 2-3 दिन क्लास होगी। काफ़ी लंबा चैप्टर है और काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। जितना सिलेबस में दिया गया, जितना सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन किया गया उसको कवर अप करेंगे। बाकी चीज़ें हम जो रहेंगी वो क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेंगे। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, दिक्कत मत महसूस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन करना होगा, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। और आप रही बात लिंक की, तो लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ले लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या है। उम्मीद इतनी है कि आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसके प्रीवियस की जो कॉलेज क्लासेस हैं वो आप देख लीजिए तो आप रिलेट कर पाएंगे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। जो टॉपिक है आज का हमारा, सल्तनत कालीन भारत। क्या है टॉपिक, हम इसके बारे में जानेंगे। सल्तनत कालीन भारत, सल्तनत पीरियड इन इंडिया। ठीक है, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। सल्तनत कालीन भारत के 5 वंश बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए, जिनका नाम बहुत पहले आया है एकदम विख्यात रूप में। इनके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे, क्या चीज़ें थी, कैसे काम हुआ था, क्या जाना जाता था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए पहले नाम देख लेते हैं, नाम जानना जरूरी है। सल्तनत कालीन भारत में जो 5 वंश का नाम निकल के आता है, तो पहला वंश आपके सामने स्क्रीन पर है गुलाम वंश। गुलाम वंश का आप टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा, एंडिंग और बीच का याद रहे ना याद रहे ये मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ पे बनेगा, गुलाम वंश का शासनकाल का कितने से कितने समय तक का था। तो आपको ये 1206 से लेकर 1290 याद रखना पड़ेगा। 12 शताब्दी, 12वीं सेंचुरी, ये याद रखना पड़ेगा कि गुलाम वंश का पूरा सब कुछ, जितना 5 वंश जो सल्तनत कालीन थे वो बहुत फेमस थे। तो उनकी जो टाइम पीरियड थे वो 12 वर्ष के था, 12 सेंचुरी के टाइम पे थे। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, 1206 से लेकर 1290 गुलाम वंश का। दूसरा क्या है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में 1290 से 1320। फिर है तुगलक वंश, 1320 से 1414। फिर सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451। लोधी वंश है 1451 से 1526। ये 5 वंश के नाम आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। पांचों वंश का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, नाम कोई नहीं भूलेगा। नाम डोंट मिस आउट। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग से नाम नहीं निकालना है। टाइम पीरियड अगर आप निकाल देते हो तो वो एक एवरेज है कि ठीक है चलेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रश्न बनता है वो आपको सीधे तौर पर पूछ लेगा। गुलाम सल्तनत कालीन भारत पहला वंश तो गुलाम वंश। ठीक है, शासनकाल 1206 से लेकर 1290। एक सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फॉर्म हो जाएगा, इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है। तो आइए अब बारी है एक ही गुलाम वंश को समझते हैं कि गुलाम वंश क्या है। इन बात चीज़ों को ध्यान से डिटेल करके देखेंगे। पहला देखिए, जैसे कि बात आ जाती है गुलाम वंश की। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है गुलाम वंश। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको आमतौर पर बता देती हूँ। जैसे सल्तनत, पहले आप जैसे आप सल्तनत कालीन भारत के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लो, फिर हम इसके बारे में डिटेल में अंदर चल के अंदर पॉइंट ऑफ करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा सल्तनत कालीन के बारे में बता दूँ। प्रश्न थोड़ा कम आता है, जो प्रश्न आया वो ऑब्जेक्टिव में बता दिया कि ये फॉर्म होगा। सुनिए, जैसे इंट्रोडक्शन के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि सल्तनत कालीन भारत की जो बात है, यहाँ पे ये सारे लोगों का आना हमारे इंडिया में और आक्रमण करना, कब्जा करना, शासन चलाना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए था, वो था सोना। क्या था, हमारे यहाँ अपार सोना था और इस सोने की लालच में हमारे आए थे। हमारे भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था। इतना वैभव, इतना सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ बढ़िया चीज़ें थी। ये सब जो नाटक शुरू हुआ, इनका आना, हमारी तरफ आकर्षित होना, वो था सोना। हमारे यहाँ सोना, हीरा जवाहरात बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से भारत को हिंदुस्तान की एक मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये लोग आए, धन वैभव सबको लूट कर लेकर गए। ठीक है, अब ये जो शुरुआत हुई है, इसी क्रम को, इसी सबका आना जाना, आक्रमण बढ़ता गया, लोग आते गए, देखते गए, चीज़ें चलती गई। तो सबसे पहले जो चीज़ें हुई वो आप ये मान के चलिए कि 12वीं सेंचुरी से लेकर, लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर यहाँ पर जिस ये गुलाम वंश की स्थापना की शुरुआत हो रही है, आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल का एक प्रारंभिक युग यहीं से शुरुआत हो गई थी। 1206 से लेके ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 तक, 1200 से लेके 1500 तक ये लगभग यहाँ पर रहे हैं। 5 वंश ने शासन किया है, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से या सल्तनत हिंद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से?
या तो दिल्ली सल्तनत के नाम से, या तो सल्तनत ए हिंद के नाम से हम इसको जाना जाते थे, और इनमें 5 वंश आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं गुलाम वंश के बारे में। थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में भी आपको इंट्रो दे देती हूँ चीज़ें आप, ताकि देखिए आमतौर पर आपको क्या आंसर लिखना है वो तो आपको अपने तरीके से आंसर राइट करना होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक कह सकते हैं कि उसके रेफरेंस में समझाने का अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ, ताकि चीज़ें आप रिलेट कर पाएँ कि आपने गुलाम वंश के बारे में क्या अपने दिमाग में धारणा बैठा कर रखी है और आपको अपने तरीके से किस तरीके से आंसर करना है। ठीक है, ये तो बात आ जाती है गुलाम वंश की। गुलाम वंश को हम किस नाम से और जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। ये चीज़ें हमने बेसिक तौर पर पढ़ी है, हम यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें हैं जो एडअप होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नाम है गुलाम वंश, इसको हम यहाँ पर दास वंश के नाम से भी जानते हैं। किस वंश के नाम से हम इसको, अगर आपको दास वंश मिलता है या गुलाम वंश मिलता है, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, बराबर है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, गुलाम डायनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा। जैसे गुलाम वंश के बारे में तो इसकी शुरुआत समझते हैं कि मोहम्मद गौरी ने, कौन, मोहम्मद गौरी ने भारत के कुछ हिस्सों पर जीतने के पश्चात वहाँ पर शासन नहीं किया था। मतलब वो इतना ज़्यादा आक्रमण करता चला गया हमारे भारत में, जहाँ जहाँ उसको सोना मिला, जहाँ जहाँ उसको ज़ेवरात मिले, सोने चांदी गहने सब कुछ मिले गए, वहाँ वहाँ वो आक्रमण करता गया वहाँ पर। लेकिन अब वो एक इंसान हर जगह तो रूल नहीं कर सकता है, हर जगह तो कर नहीं सकता, अपना शासन चला नहीं सकता, उसके लिए करे क्या। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भारत के जितने भी हिस्सों में इसने आक्रमण किया था वहाँ पर शासन जब नहीं कर पाया, तो मोहम्मद गौरी ने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। तो उसका सभी का अपना, जैसे असिस्टेंट होता है आज के टाइम में, पीए होता है, सिक्योरिटी क्या कहते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो उसी तरीके से गुलाम के नाम पर, गुलाम में अगर गुलाम वंश के नाम पर किसी का नाम अगर आता है इतिहास में, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो मोटी सी बात थी, तो ये जान लीजिए कि ये है मोहम्मद गौरी और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ड्राइंग बहुत बेकार है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी जब शासन नहीं कर पाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि तुम वहाँ पर जाओ और शासन करो, तुम वहाँ पर जाओ और शासन करो। इसने क्या किया, अपनी विजय को, अपने मतलब अपनी चीज़ों को इसको दे दिया गुलाम के तौर पर, गुलामी के तौर पर। गुलाम हुआ ना एक, क्योंकि ये गुलाम था, किसका था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गौरी कहता था वही वो उनका दास था, एक रूप में उनका नौकर था, करता था। अब इसने क्या इनको आदेश दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम जाओ और शासन करो, मैं वहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ, तुम वहाँ पर जाओ शासन करो। तो यहीं से गुलाम वंश की स्थापना शुरू हो गई, और ये कुतुबुद्दीन जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम होने की वजह से गुलाम वंश नाम पड़ा था। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है कि मोहम्मद गौरी ने जिन हिस्सों पर लूटपाट मचाई, आक्रमण किया, लेकिन सब जगह शासन नहीं किया, इसीलिए उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की सत्ता को सौंप दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक फिर जो है नए वंश की स्थापना के साथ आगे बढ़ता गया, जो कि नाम क्या रखा गया, गुलाम वंश। तो समझ में आया, होपफुली समझ में आएगा गुलाम वंश आखिर नाम पड़ा क्यों। और कोई नाम होता समझ होता गुलाम वंश, गुलामी करना किसी की, तो यही बात यहाँ पर सामने इस तरीके से निकल कर आई। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, गुलाम वंश में शासक कौन कौन थे, ये भी बात निकल कर आती है। गुलाम वंश एक बड़ी डायनेस्टी था, गुलाम डायनेस्टी एक बड़ी डायनेस्टी थी, काफ़ी लोग थे, लगभग मान के चलिए कि शायद मेरे ख्याल से 11 से 12 शासक इसमें राज किए हुए हैं। कितने किए हुए, 11 से 12 शासकों ने इसमें राज किया हुआ। नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला नाम है, आराम शाह दूसरा नाम, इल्तुतमिश तीसरा नाम, और इक्तुद्दीन करके था, फिर फिरोज शाह, रजिया थी, फिर जो है बरहम शाह था, बहराम शाह सॉरी, महसूद शाह था, महमूद था, नरसुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, और लास्ट जो था वो कैकूबाद था। ठीक है, मुझे भी ऐसे कुछ नाम की लिस्ट, नेम मुझे भी याद रहते हैं, टाइम पीरियड नहीं याद रहता है, बट नेम याद रहते हैं कि इसके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये। ठीक, तो गुलाम वंश में टोटल मैं आपको बता दूँ तो 11 से 12 शासक राज किए, और इन सारे राजाओं में आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, वो मैंने आपको भी बतानी है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो गुलाम वंश समझ में आया। गुलाम वंश का कौन संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। टाइम पीरियड क्या था, 1206 से लेकर 1290। आइए थोड़ी सी बातें जानते हैं जो आपको रिलेट करनी होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ जाएगा, अति लघु उत्तरीय पूछ लिया, गुलाम वंश की संस्थापना किसने की, किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसे क्या कहते हैं, इसके मामूलक वंश अथवा दास वंश। अच्छा, ये मैंने नाम नहीं जानती थी। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं नोट्स बहुत पहले से बनाई रहती हूँ जब, तो चीज़ें मुझे तुरंत नहीं रिलेवेंट रहती कि मैंने वहाँ पर क्या लिया है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा थोड़ा हिंदी का बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, आपको किसी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है मामूलक वंश और दास वंश। मैंने दास वंश के नाम के बारे में आपको पहले ही बता दिया, तो आपको 3 नाम मिले, गुलाम वंश, मामूलक वंश और दास वंश। ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, गुलाम वंश और दास वंश ज़्यादा पूछा जाता है, के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस दौरान भारत में बृहद स्तर पर, बृहद मतलब एक बड़े एक्सटीरियर लेवल पर, काफ़ी बड़े लेवल पर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं कि काफ़ी विख्यात रूप में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई। वो शुरुआत तो पहले भी हुई थी, लेकिन एक इस्लामिक शासन की शुरुआत लगभग देखने को मिल गई, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने अपने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर, कहाँ का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र, कहाँ का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र को जीतकर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ की सत्ता दे दी थी। उसके बाद तत्पश्चात मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया, ये गजनी से आया था और ये गजनी को वापस हो गया, ठीक है। गौरी की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण गौरी की मृत्यु हो गई और गौरी का कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, जिसके कारण भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार स्थापित हो गया और उसने स्वतंत्रता से शासन किया। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो गौरी का जब कोई बेटा, लड़की, लड़का कोई पैदा ही नहीं हुआ, उत्तराधिकारी कोई था ही नहीं कि उस चीज़ को, राजपाट को आगे चलाए, शासन करे, सब कुछ राजनीति करे, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उत्तर भारत की तरफ जब आगे कर दिया कि तुम जाके वहाँ पे शासन करो, सारा राजपाट चलाओ। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम विख्यात हो गया और हर जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शासन किया और सारी चीज़ें धीरे धीरे कर ऐसे आगे बढ़ती हुई चली गई। तो ये रहा रेफरेंस जो आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है कि चीज़ें कैसी थीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो आपको दिक्कत करे या प्रॉब्लम की तरह क्रिएट हो। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए, मैंने आपको जो कालक्रम बताया कि एक के बाद एक शासक थे, वो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, ठीक है। अब आपको इनके बारे में, जैसे अलाउद्दीन के बारे में है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे, तो आपको ये नाम पहला याद रखना है। ये प्रश्न आपको बन जाएगा अति लघुत्तरी में, कई ज़्यादा पूछने को मिलेगा, टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। जो बेसिक चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला वाला याद रखना है। बाकी जो शासक का नाम है उतना ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ध्यान रखिए, सबके कालक्रम को याद रखिए। और लास्ट में यहाँ पर मैं नाम एक भूल गई हूँ, वो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। लास्ट के जो इनके शासक थे गुलाम वंश के, वो थे कैकुबाद। कौन थे, कैकुबाद, ये ध्यान रखिएगा, कैकुबाद थे ये। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने स्थापना की, संस्थापक, शुरुआत, पहला सब कुछ ठीक, और लास्ट वाला भी याद रखिएगा। प्रश्न आपको ये 2 प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको इनके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पे नाम आया है तो एक एक लाइन या रेफरेंस में बता देती हूँ। जैसे आपको बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो आप इनका टाइम पीरियड ये बता सकते हैं कि गौरी का एक गुलाम था, लगभग ये कह सकते हैं कि 1100, शायद 1192 का टाइम पीरियड बोलते हैं। इसने भारत पर जो है शासन किया था और लाहौर इसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये आता है कि लाहौर में अपनी राजधानी इसने बनाई थी और इन्होंने जो है, ऐबक ने जो है कुतुब उल एक मस्जिद का नाम था, नाम मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में इसने इसका निर्माण करवाया था। और जो एक वो भी था, क्या कहते हैं, एक मोन्यूमेंट और है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुब मीनार ने बनवाया था। लेकिन उसमें बस ध्यान यही रखना है कि एक ही मंजिल इसने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े की एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया था। बाकी फिर उसके बाद जो है इनकी मृत्यु जो है वो 1210 में लगभग कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी और घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु वहीं तत्काल हो गई थी। तो घोड़े से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, फिर इनका जो सब कुछ था वो वहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे बात आती है आराम शाह की। आराम शाह के बारे में ये बात कही जाती है कि ये जो है ऐबक का पुत्र था, ऐबक का पुत्र था। तो इनके यहाँ पिता बेटा, बेटा पोता नाती, ये सिस्टम चलता आता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया तो आराम शाह उनकी गद्दी पर बैठ गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। आराम शाह ने क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। लेकिन इसमें क्या था कि राजपाट जैसे होता है ना कि पुत्र को मिल रहा है, तो वैसे आराम शाह को मिला तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर वो योग्यता, वो क्षमता ही नहीं थी। क्या नहीं था,
ये वो उस लिए योग्य ही नहीं था, उतना सुयोग्य था ही नहीं कि वो चीज़ को मैनेज कर पाए, राजपाट को चला पाए, शासन को देख पाए। ऐसी जो एक क्वालिटी राजा में होती है वो उसमें आराम शाह में थी ही नहीं। अब नहीं थी तो हो गया, तो वहाँ पे वो हट गया और मतलब कुछ टाइम तक था, लेकिन अयोग्य सिद्ध हो गया तो लोगों ने उसको पराजित कर दिया, हट गया वहाँ से, मृत्यु भी हो गई, ये भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आराम शाह के बाद कौन बना, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश की बारी आती। अब इल्तुतमिश कौन था, अब जब देखा गया कि योग्य है ही नहीं है और फिर राजपाट अगर कोई और शासन चला जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए क्या हुआ कि इसका पुत्र था, इसकी पुत्री थी, आराम शाह की एक पुत्री थी, अपनी लड़की की शादी इसने जो है इल्तुतमिश से करा दी थी। अब बेटा नहीं था, एक पुत्री की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह, आराम शाह का कोई बेटा नहीं था तो बेटी थी, बेटी की शादी इसने इल्तुतमिश से करा दी थी, ठीक है। और ये घर जमाई रहते ही थे सब लोग, तो इल्तुतमिश की शादी इसकी बेटी से हो गई थी। फिर जब आराम शाह अयोग्य कहलाया, उसके अंदर कोई क्षमता नहीं थी, इल्तुतमिश को वहाँ पर बैठा दिया गया और इल्तुतमिश बैठने के बाद गद्दी पर शासन किया, बहुत कुछ बनवाया, सिक्के उक्के भी चलवाए थे इसने, चांदी के जो टका के नाम से जाना जाता था, और आप कह सकते हैं तांबे के भी चलवाए थे। फिर बाद में इसने क्या किया पता है, कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, इसी तरह इसे जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा निर्माण इसने करवाया था। तो ये रही बात इल्तुतमिश की। अब इल्तुतमिश की पुत्री, इनकी भी एक लड़की हुई, कौन थी, रजिया। कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री जो थी वो रजिया थी। रजिया का नाम थोड़ा सा ध्यान आता है कि महिला शासक के तौर पर अगर दिल्ली सल्तनत में नाम आता है तो रजिया का नाम पहले आता है कि वह महिला शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली सल्तनत में राजपाट चलाया था, काम किया था, तो वो थी रजिया। ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत प्रश्न नहीं है कि किसी ने सिक्के जलवाए हैं, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया, यही सारी चीज़ें थी। बस ध्यान क्या रखना है कि पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा लास्ट वाला जो था वो था कैकूबाद, ठीक है। यही इतना आपको किस में, गुलाम वंश के रेफरेंस में, गुलाम वंश के सेक्शन में ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आए सभी को। चलिए थोड़ी सी बातें हैं और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जी हाँ, किए होंगे, जाहिर सी बात है। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद, मैंने आपको मस्जिद का नाम बताया, देखिए मैंने लिखा भी है लेकिन मुझे दिमाग में था कि मैंने शायद नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको वैसे बता रही थी। कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े के नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नया देखते हैं। अब बात आ जाती है खलजी वंश की। आपको खलजी वंश के बारे में मैंने यहाँ ऊपर बताया ना, 1290 से लेकर 1320, कितना टाइम पीरियड है, 1290 से और 1320। आइए इनके बारे में कुछ बातें समझते हैं आमतौर पर, आम भाषा में, जो आपको याद रहे। इसको कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी वंश के बारे में आता है तो आपको खिलजी डायनेस्टी से नाम पहले बता, शासनकाल लगभग आप देख रहे हैं 1290 से लेकर 1320 के बीच में चल रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, खिलजी वंश की जो शासनकाल थी वो इतने समय, और दिल्ली सल्तनत की जो ये सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक संरचनाएं थी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण थी। उस समय देखा जा रहा था क्या राजपाट चल रहा है, कैसे चल रहा है, सामाजिक में क्या करना है, आर्थिक में क्या करना है, प्रशासनिक में कैसे करना है, सारी चीज़ें देखने को थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रही थी। अब खिलजी वंश जो शासक आए हैं उनके बारे में आपको बता दो तो 2 नाम बहुत ज़्यादा ही फेमस है। एक है जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी, और एक है अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में, खिलजी से इनके 5 आए थे, इनके 11 आए थे, सॉरी 11 से 12 वंश के शासक के नाम थे, वैसे इनके 2 ही नाम हैं, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि इस वंश का जो पहला शासक था, खिलजी वंश का जो पहला राजा था, नायक था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी कैकूबाद की मृत्यु कर दिया था और कैकूबाद जो गुलाम वंश का शासक अंतिम वाला था उसको मार डाला, और उसको मार डालने के बाद दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया और राजपाट पूरा चलाया। लगभग कहा जाता है कि 6 से या 7 वर्ष, 7 साल लगभग इसने जो है बहुत जगह पे जो है शासन किया, राजपाट साम्राज्य को बहुत बड़ा किया, जितना हो सका उतना समर्थन भी किया था। बहुत सारे अच्छे काम, बुरे काम सभी करते हैं, तो वैसे इसकी मेरिट से डिमेरिट की लिस्ट वगैरह अपनी पूरी बनी हुई थी। अब यहाँ पे बात आती है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि इसने जो है खिलजी वंश की स्थापना की। तो जलालुद्दीन खिलजी ने की, टाइम पीरियड रखना 6 से 7 साल लगभग इसने शासन किया था, बहुत कम समय तक ही शासन किया था, और इसका जो है वो क्या कहते हैं, लास्ट में इसकी हत्या कर दी गई थी। जूना खान नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है जलालुद्दीन की क्या कर दी थी, आगे चलकर मृत्यु कर दी थी। और जूना खान जो है ये यही शायद सुनने में आया था कि इनके मंत्रीगण के अंदर से ही कोई था जिसने जो है एकदम धोखे से, जगह कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो जूना खान ने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। और यही जूना खान
बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया था। ठीक है, मारा था उसका रियल जो नाम वास्तविक नाम था वो जूना खान था, और जूना खान का नाम फिर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। और फिर उसके बाद जो है ये भी कह सकते हैं, हाँ याद आ गया, सॉरी, ये मंत्रिमंडल में से नहीं था। जूना खान जो था ना वो जलालुद्दीन का भतीजा था। सोच लीजिए, चाचा भतीजा को मार रहा है, भतीजा चाचा को मार रहा है। कभी चाचा मारेगा बाप को तो कभी बेटा मारेगा उनको, कभी उनको कैद करवाएगा। पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन लोग के शासनकाल में चली आ रही थी। बहरहाल बात की बात है, वो उनका अपना था। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं, खिलजी वंश के दो राजा, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था जूना खान। जूना खान ने जलालुद्दीन की मौत कर दी थी। और कौन था जूना खान, क्या संबंध था जलालुद्दीन से? तो संबंध था कि ये चाचा भतीजा थे। ठीक है, समझ में आई बात। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बाजार की व्यवस्था से प्रश्न बनता है कि बाजार व्यवस्था में वह कौन सा खिलजी वंश का शासक था जिसने जो है बाजार व्यवस्था में, बाजार कर में या बाजार के आयात निर्यात में कामों को करवाया था, थोड़ा उसमें प्रशासनिक सहयोग भी दिया था और चीज़ों को थोड़ा व्यवस्था में चेंजेस लाए थे। तो वो आप बता सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। अब इनके रेफरेंस में कुछ बातें हैं जो समझना ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बतानी है या समझनी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, देखते हैं मैंने खिलजी वंश के बारे में क्या ही नोट किया है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। बोलते बोलते चीज़ें ना थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, थोड़ा अगर समझ में आता है, इतना सब मुझे भी पता है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस बोलने से चीज़ें हो जाती हैं थोड़ा सा। आइए जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए, जैसे थोड़ा रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि आप बातों को सुने, फिर आइए उसके रेफरेंस में देखते हैं तो चीज़ें आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासनकाल का टाइम पीरियड रहा है और वहाँ पर शासन किया गया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। खिलजी तुर्क अफगान मूल के शासक, ये तुर्की थे, ये अफगान से आए थे। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में तुर्कों की ही वीरता दी थी। गयासुद्दीन बलबन ने ये जो उसमें था गुलाम वंश में, उन्होंने जो है तुर्कों की वीरता के बारे में बताया भी था थोड़ा बहुत। खिलजी शासक ने दक्कन भारत में प्रवेश किया था। ये जो खिलजी लोग थे ये कहाँ प्रवेश किए थे, आए कहाँ से थे? दक्कन भारत में। दक्कन भारत में प्रवेश किया और विजय भी प्राप्त की। इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की थी। मंगोल ने आक्रमण किया था। मंगोल के आक्रमण में बताऊंगी, शायद थोड़ा सा है रेफरेंस में, टेक्स्ट में आपके सिलेबस में शायद है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, फिर परेशान नहीं होना है। तो मंगोल के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था। और खिलजियों ने रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू और देवागिरी में हिंदू राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर, कुछ जगह जो हिंदू साम्राज्य के लोग थे, हिंदू राजा रजवाड़ा थे, वहाँ पर भी इन्होंने जो है राजपाट को छीन लिया था। तो ये उनके बारे में है। और दो नाम मैंने आपको बताया ही, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि खिलजी वंश भी समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है। अब बात आ जाती है किसकी, आइए देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में क्या है? इनमें भी ऐसे ही राजा है, कुछ खास नहीं है, बस राजा आए, कौन राजा आया, कौन सा स्थापना किया, कौन किसको मारा, बेटा कौन, पुत्र कौन, यही सारी कहानी एक के बाद एक सेम जगह। बस वो आएंगे तो उनको मारेंगे तो हम राज चलाएंगे, कुछ दिन वो रहेंगे, उनको कोई मारेगा तो वो राज चलाएगा, वो कोई ये बनवा देगा, कोई वो बनवा देगा, यही लोग करते चले आए थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर, जैसे अभी आप रियल टाइम में देख रहे हैं, कुछ टाइम कांग्रेस की पार्टी थी, तो कुछ टाइम बीजेपी की पार्टी, मतलब उनकी समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश जी की पार्टी थी, फिर कुछ टाइम जो है मायावती जी थी। तो ऐसे सबकी पार्टी बदल रही है ना, बसपा आई, फिर सपा आई, फिर कांग्रेस, अब बीजेपी चल रही है। तो क्या हुआ, अब वो आए तो वो कुछ किए, वो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ लेके आए तो वो किए। तो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, समझिए ना। आप इतिहास जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो? कभी सोचा है इतिहास आप क्यों पढ़ रहे हो? बस पढ़ते आ रहे हैं हम, ऐसा सिलेबस में दिया है। यूपीएससी में आप देख सकते हो एकदम भर भर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शनल में भी चूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस यही ध्यान रखना है कि वहाँ से चीज़ें ली जाती हैं कि क्या कैसे था, कैसे जान रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हेल्प लेते, एक्सपीरियंस बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं फिलहाल के लिए। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की संस्थापना की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने, किसने की थी तुगलक वंश की संस्थापना? तो आप कह सकते हैं कि स्थापना इसकी गयासुद्दीन तुगलक ने की। 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली तक शासन किया था इसने। उसने अपने शासनकाल में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। किस नगर की? अब देखिए, एक नया नगर बना दिए, नाम चेंज कर दिए, जैसे आज भी होते हैं बहुत सारे, उसी तरह से ये जो है नया नगर लेके चले आए थे। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, बहुत ज़्यादा विशाल शासक, वह शक्तिफुल था, पावरफुल था कह सकते हैं। उसने दक्षिण में अपना एक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में उसका नेतृत्व उसका पुत्र जूना खान ने किया था।
और बहुत जगह अलग अलग, ये इतने ज़्यादा बड़े साम्राज्य के राजा होने के कारण हर जगह तो संभाल पाते थे, इसलिए इनके मंत्री, इनके चाचा, इनके भतीजे, इनके बेटे, इनके दामाद, जितने लोग थे सबको फैला देते, वहाँ का राजा वो, वहाँ का राजा वो, वहाँ का राजा वो, और सब मिलजुल कर रहा करते थे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें थी, कोई कुछ बनवा देता था, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। ठीक है, तो ये रही बात तुगलक वंश की। तो नाम आपको यहाँ पे किसका आता है? गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। फिर देखते हैं कुछ बातें और कही गई। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में राजस्व संबंधी कई महत्वपूर्ण सुधार, अपने राज्य को लेकर, अपने राजस्व को लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे विचार से धारणाओं पर काम किया था। उसने अपने राजस्व की दर को 1/3 निश्चित कर दिया था, जो उसका राजकोष था उसने 1/3 उसको फिक्स कर दिया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 50% थी। कितनी थी? 50% थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में जन कल्याण के लिए बहुत सारे लोगों की मदद की थी। गरीबों के जो दुखियारे थे, दीनहीन थे, उनकी मदद की थी, उनके लिए आश्रम बनवाए थे, वृद्धाश्रम बनवाए थे, ये सारा भी काम किया था। तो अच्छाई बुराई का काम सभी करते हुए आए। ठीक है, उसने सल्तनत शासक में सबसे पहले नहर का भी निर्माण, ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न बहुत आता है, यूपी ट्रिपल सी का बहुत पेपर होता है तो आता है कि किसने करवाया था नहरों का निर्माण। नगर और नहरों का निर्माण तो आप देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक के खाते में दाता है कि इसने नगर और नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब इनके दो शासक आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है और एक फिरोज शाह है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह का नाम भी बहुत ज़्यादा आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन्होंने जो है ये भी काफ़ी अच्छे थे, शक्तिशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, ये सब कह सकते हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलवाए थे, ये भी मैंने पढ़ा था। ठीक है, और इनके बारे में सिर्फ अगर कहा जाता है, कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा अच्छे से आती है तो वो आती है, एक प्रश्न बनता है कि किस तुगलक वंश के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, भारत आया था। इब्न बतूता का नाम सुना होगा ना? किसका नाम बोल रही हूँ? इब्न बतूता का। इब्न बतूता कब इंडिया में आया था, किस तुगलक शासक काल में या शासन के काल में आया था? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 51 ईस्वी के समय इब्न बतूता इंडिया में आया था। तो यही एक प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर बात आ जाती है फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह के बाद बता दो, फिरोज शाह जो था ये मोहम्मद तुगलक के चाचा का लड़का था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो चाचा थे उनका ये लड़का था फिरोज शाह तुगलक। रिलेशन वाली चीज़ें मुझे कुछ याद है। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कभी कभी आता है तो मुझे चीज़ें थोड़ा याद रहती हैं। तो फिरोज शाह जो था ये उनके चाचा का लड़का था और इसने जो है कुछ खास नहीं, ऐसे ही बाजार के लिए व्यवस्था किया, जजिया कर के लिए बहुत कुछ किया था। और जितनी मस्जिद थी, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद जो थी, और जहाँ पन्ना के नाम से गुजरा बहुत सारे तालाब वगैरह थे। ठीक है, इन सब की मरम्मत इसने करवाई थी। ठीक है, बाद में जाकर दोबारा से उसमें पेंट वेंट करवा के काम वाम किया था। और अगर इसके रेफरेंस में कुछ अगर आपको याद रखना है तो ये बताना चाहूँगी कि आपको जैसे तुगलक वंश की बात चल रही थी, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नरसुद्दीन महमूद। यही याद रखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम था नरसुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये रही आपके तुगलक वंश, यहीं पे होता है समाप्त। चीज़ें आपको बताई, आप रिलेट करके समझते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं और यहीं पर समझते हैं सैयद वंश। ठीक है, आज ये वंश यहीं पे ओवर करेंगे। ठीक है, अब मतलब जितना भी चीज़ें हैं बचा है वो देख लेंगे। अब बात आ जाती है सैयद वंश की। सैयद वंश के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बाद में आपको नाम बता दूँ, खिज्र खां का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके बारे में आता है। और मुबारक शाह के बारे में है, इन्हीं के रेफरेंस में महमूद शाह के बारे में है, अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में भी कहा गया। ठीक है, तो अब जैसे तुगलक वंश समाप्त हो गया, वो उनको मार के आगे बढ़ गया, तुगलक वंश वहीं पे खत्म हो गया। अब उसके बाद कोई ना तो कोई आएगा ही। तो इनके बाद कौन आया? इनके बाद आए सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में है खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 से लेकर 1421 तक, इतनी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तुगलक वंश का जब पतन हो गया तो खिज्र खां की स्थापना हो गई, खिज्र वंश सैयद वंश की स्थापना हो गई। दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण, मंगोल का आक्रमण और तैमूर का आक्रमण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में वह पहला मुल्तान गवर्नर, फिरोज शाह जो चल रहा था तो ये उस समय गवर्नर था। ठीक है, तैमूर लंग ने वापस लौटते समय मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदारी खिज्र खां को सौंप दी थी। देखिए, तैमूर लंग ने जब आक्रमण वगैरह किया था इनके आक्रमण काल में, लेकिन बाद में इन लोग का जो सारी लड़ाई होने के बाद इन लोग की आपस में सुलह हो गई थी। और जब ये वापस जाने लगा था तो मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदारी खिज्र खां को दे दी थी। दीपालपुर एक जगह थी, उसकी जो मतलब सूबेदारी, उसका जो राजपाट चलाना था, शासन करना था, वो खिज्र खां को दे दिया था। और इसके कार्यकाल में ही सिक्के जो है तुगलक शासक के नाम से जारी किए गए थे और 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सैयद वंश की स्थापना पर आपको ध्यान क्या रखना है?
सिर्फ ये याद रखना कि सैयद की स्थापना किसने की, तो खिज्र खां ने की थी। किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। ठीक है, इनके बाद जो और नाम आते हैं आप देख सकते हैं, मुबारक शाह का है 1421 से लेके 1434 तक। ठीक है, अब मुबारक शाह में इसमें भी बहुत सारे भी आए, ये राज किए। ये मुबारक शाह जो है, ये मुबारक शाह जो है खिज्र खां का बेटा है। कौन है? ये खिज्र खां का बेटा है। ठीक है, अब खिज्र खां ने गद्दी संभाली, उसके बाद फिर इसने जो है बहुत सारी सुनने में आया था कि उपाधि को भी धारण वगैरह किया था, सिक्के बहुत सारे चलवाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनका जो वजीर था वो इनसे जो है षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच के इनको मार डाला। ठीक है, इनका अपना वो जो वजीर था मुबारक शाह को इनके वजीर ने ही मार डाला। ठीक है, तो ये बात नाम ने ऐसे। फिर इनके बाद जो है महमूद शाह का भी नाम आता है। महमूद शाह, महमूद शाह कौन था? मुबारक शाह का बेटा था। ठीक है, मुबारक शाह का बेटा था, तो वो राजपाट चलाया, सब कुछ देखा, अपना सब कुछ किया। फिर वो भी बहुत कुछ चेंजेस ले आया, लोगों की मदद की, जन कल्याण का काम किया, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अब हाँ फिर ऐसे मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाने के बाद जो है अलाउद्दीन आलम शाह आया, उसने भी यही सब कुछ किया, राजपाट चलाया, चीज़ों को देखा, आगे बढ़ाया, दिल्ली सल्तनत को मेंटेन रखा, वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर बाद में इसकी भी मृत्यु हो गई और ये सैयद वंश ऐसे समाप्त हो गया। ठीक है, सोचिए ये चीज़ें आपको मैं यहाँ पे एक स्टोरी के रूप में बता रही हूँ, बस आपको नाम याद रखना है, कौन से मतलब किस वंश का राजा कौन था, किसने उसकी स्थापना की थी, और बस आपको एक ही जैसा है कि ये सिक्के चलवाए थे, कुछ ये टैगलाइन के रूप में रख लिया करो दिमाग में। ठीक है, कि ये चीज़ है, ये राजा है, तो जाहिर सी बात है कि 100% तो सिक्का बनवाया है, ये बनवाया होगा 100%। हाँ, थोड़ा कोई जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि उनको उनके नाम पर डाल दीजिए। ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया तो आप उसको अकबर के नाम पर दे दीजिए, जी नहीं। जो जिसने बनवाया, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें फेमस है, विख्यात है, उनको उनके रेफरेंस में लिखिए। लेकिन जैसे सिक्के चलवाए, जन कल्याण का काम किया, गरीबों के लिए काम किया, प्रजा के लिए काम किया, नहर बनवाया, नगर बनवाया, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ऐसे बना कर लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ डेट याद रखना और नाम याद रखना, किसने स्थापना की थी ये याद रखना। ठीक है, अकबर को उसको मत डाल देना, उनका उसको मत डाल, ये गलती मत करना कोई भी लोग। चलो भाई, इतना क्लियर हो गया। अब एक लास्ट वंश बचा है, वो भी है क्या? लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश तक आज हम अच्छे से देखेंगे। लोधी वंश के बारे में क्या है समझते हैं। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी अफगान वंश था। ठीक है, ये अफगान के लोग थे लगभग। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1451 की ईस्वी से लेकर 1526 तक शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना में बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? तो बहलोल लोधी का नाम बहुत ज़्यादा ही आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था, ये थोड़ा सा यहाँ पर आता है कि ये बहलोल लोधी जो था, लोधी वंश का अंतिम राजा था। पहला राजा कौन था और अंतिम राजा कौन था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता दे रही हूँ। लोधी वंश के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पुनः शक्ति, जब लोधी वंश एक बार आया, लोधी वंश का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसने जो है ना, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और सारा राजपाट चला, नाम फेमस हो दिल्ली सल्तनत, तो लोधी वंश जब दोबारा एक बार आया, तब लोग कह सकते हैं कि फिर से कुछ जो है दिल्ली सल्तनत के नाम पे जागृत हो गया था। ठीक है, सैयद वंश के बाद इसका अस्तित्व भी आया। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया, 1451 से लेकर 1526 तक ये रहा है। बहलोल लोधी ने इसकी संस्थापना की थी। बहलोल लोधी ने इसकी संस्थापना की थी। किसकी? लोधी वंश की संस्थापना की थी। और अंतिम शासक के बारे में आपको बता दूं तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लोधी वंश में सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये 3-4 नाम आपको देखने को मिलेंगे। संस्थापना किसने की है? जो उनके संस्थापक थे वो था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने सारा काम किया था, लगभग राजपाट को संभाला, चीज़ें चलाई। फिर बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया, सिकंदर लोधी। ठीक है, अब सिकंदर लोधी ने भी जो है, सिकंदर लोधी, एक ये बात ध्यान में आनी चाहिए यहाँ पर कि सिकंदर लोधी का जो एक्चुअल नाम था वो निजाम शाह नाम था। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी का जो नाम था वो निजाम शाह नाम था, जिसने बाद में जो है सिकंदर लोधी नाम रख लिया गया था, या उस मतलब कहते हैं कि उस नाम से उसको जाना गया था। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, जो सिकंदर ने काम किया था, पुरोहित को मारा था, पंडितों को मारा था, जो है उसकी मंदिरों की तोड़फोड़ की थी, वही काम इसने भी किया था। इतने राजा के बारे में आपने पढ़ाया और मैंने आपको बताया, लेकिन किसी ने मंदिर को नहीं तोड़वाया था। अपने आप वो जैसे वर्चस्व को आप चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म ले आओ तो वो अलग बात है, लेकिन इतने सारे राजा के बारे में आया, सब लगभग मुसलमान ही मिले, लेकिन किसी ने मंदिर को नहीं तोड़वाया। जो मंदिर बना था, लेकिन सिकंदर ने, ये निजाम शाह ने वही काम किया जो सिकंदर ने काम किया था। तो जो मंदिर थे, जो छोटे उनको ख़त्म करवा दिया, पूरा नष्ट करवा दिया। इसी वजह से इसका नाम सिकंदर लोधी पड़ गया। और इसने जो है खुद की अपनी एक गुलरुखी उपनाम की कविता भी लिखी थी। क्या लिखी थी? गुलरुखी नाम की कविता भी इसने लिखी थी। तो ये चीज़ें थोड़ा देखने को मिलती है, मैंने आपसे शेयर कर दी। चलिए
अब देखते हैं इब्राहिम लोदी के 1517 से लेकर 1526 के बारे में क्या बातें कही गई हैं। ये अंतिम शासक था लोदी वंश का, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर एक बात ये ध्यान में आती है, ये जो था ये सिकंदर लोदी का, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था, ठीक है। ये बाप बेटे बाप बेटे बाप बेटे वाली साइकिल चल रही है अभी भी। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी का नाम थोड़ा सा इसलिए आता है क्योंकि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। फिलहाल पानीपत के युद्ध के बारे में आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, इसीलिए अभी नहीं बताऊंगी। बस आपको डेट याद रखनी है और किन शासक के बीच में, और ये याद रखना है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई होगी। तो मैंने आपको क्लास यहाँ तक यहीं कंडक्ट करनी है, अच्छे से बता दिया, सारे वंश के बारे में आपको बता दिया। अब भारत में मंगोलों का आक्रमण है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ हो रही है क्योंकि लाइट का इशू हुआ है, ठीक है। तो सामने ऑफिस होने की वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको आवाज़ जाएगी। तो ये क्लास हम यहीं तक कंडक्ट करते हैं। 30 से 35 मिनट की हमारी लगभग क्लास हो गई। और आज हमने यहाँ पे सल्तनत काल के जो वंशों का नाम था वो 5 वंश लगभग आपको मैंने जो बताए वो आपको उसके रेफरेंस में सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट तरीके से बता दी, कौन क्या था, कैसे चीज़ें थी। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप रिलेट कर पाएंगे। अगर समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारी चीज़ें आप स्टोरी के रूप में समझ रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करते हुए सभी लोग जाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।